शिवम तो लास्ट क्लास नहीं किया था ना? नो सर, यूट्यूब पे देखे थे सर। तो ऐसा मत किया करो भाई, क्लास क्लियर कर लिया करो। क्यों क्लास छोड़ा था? सर वो नेटवर्क चला गया था, इधर बारिश हो रही थी सर। यार बारिश तो आ रहा है, सुनने में आया बहुत बारिश आ रहा है। आंधी तूफान आ रहा है हर जगह। चलो, पहले वर्कशीट वाले पार्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो भी डाउट है फटाफट पूछते चले जाना। वर्कशीट 1 में तो नहीं होना चाहिए, 2 में भी डिस्कशन कर चुके थे हम लोग। वर्कशीट 3, बोलो भाई सर वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। किसका डाउट है? आंसर कुछ और ही दिया हुआ है। सर वर्कशीट नहीं खुला हुआ है। वर्कशीट नहीं खुला हुआ है? नहीं। ओके, दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है। ओके, वर्कशीट 3 वाले पार्ट में मेरे हिसाब से, और इसमें एनोटेशन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? सर अह, इसका आंसर पेंटेन टू सब होना चाहिए ना, इसका आंसर पेंटेन टू सल्फोनिक एसिड होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर कुछ और ही दिया हुआ है। एक मिनट देख लेते हैं आंसर। वर्कशीट 3 में क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड, नहीं नहीं, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड होना चाहिए। नाम उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है? एक मिनट, करेक्शन हम कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में CH3 पेंटेन होगा, इसमें पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड होना है। और कोई डाउट? नो सर। बाकी लोग पूछो वर्कशीट 3 में और कोई डाउट, कहीं पे भी कोई भी डाउट? वैसे ऑल दो सर बहुत सिंपल। क्या? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट सबसे लोएस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट। ये तुम लोग को मोल कंसेप्ट में बताए थे कि जब भी कभी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालने बोलेगा तो हमेशा गिवन एटम जिसका परसेंटेज दे रखा होगा उसके एक एटम को लेके चलना। जब जिस एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा होगा उसका हम लोग केवल एक एटम कंसिडर करते हुए काम करेंगे, तो इस चीज को मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? और कोई डाउट किसी को वर्कशीट में? क्वेश्चन नंबर 16 बन गया? ऑल बहुत मुश्किल नहीं है बट बन गया क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। ओके, उसके अलावा तो, उसके अलावा सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है वर्कशीट में तो पूछ सकता है, और अगर वर्कशीट में डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आराम से बुकलेट में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रियांशु तुम्हें मैसेज किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, क्या मैसेज किया है भाई? अच्छा, मैसेज अभी आया है। नेटवर्क इफ टू प्रॉब्लम कर हंड्रेड रहा है। ठीक है, इफ 200 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज इतना इतना इतना, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 नीचे वाला पार्ट। सर 11 11 का 2। लिखा ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है सर गलत देख लिए थे। तो ग्रुप में डाल देना इस चीज को। वैसे नॉर्मेलिटी तुम लोग को बोल रखा है, रिडॉक्स में पढ़ाएंगे। नॉर्मेलिटी अभी पढ़ने का टॉपिक नहीं है, पहले केमिकल बॉन्डिंग होगा, तब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कशन, तब उसमें नॉर्मेलिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? सर वहाँ 11 का 2 में हाँ, सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मांगा ग्रुप में डाल दो। यहाँ पे मेरे पास भेजेगा, तुम यहाँ ऑनलाइन कैसे डिस्कशन करें, बाकी लोग क्या बैठे रहेंगे? ठीक है? ओके सर। कहाँ गया भाई नोमेनक्लेचर? हाँ, बुकलेट में जो भी डाउट है पूछते जाओ। सर F2। F2, क्वेश्चन नंबर F2 वाले पार्ट में, द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड इज, तो यार इसमें नोटेशन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? सेटिंग्स में कहीं कुछ चेंजेस है क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट।
सर जनरल में चेक करिए, उसमें शायद होगा। जनरल में नहीं है एनोटेशन का ऑप्शन। चलो ठीक है, हम उसको हटा लेते हैं यहाँ से। 1 मिनट रुक जाओ। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर F2 वाले पार्ट में जैसे सवाल ऐसा कुछ मेंशन कर रखा है, तो सबसे पहला काम तो हम लोग को ये देखना है क्वेश्चन में कि मेन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट कौन सा होगा। और एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग बाकी पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जैसे रौनक तुम्हारा डाउट है ना? नो सर। किसका डाउट है ये F2? सर शिवम। शिवम। हाँ भाई शिवम, जैसे इसमें एक चीज बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर वो सीधा वाला, स्ट्रेट लाइन सीधा से। वाला? अरे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सर SO3H। SO3H मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ जो कीटोन वाला पार्ट होगा ये हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड भी दे रखा है यहाँ पे। तो पेरेंट चेन वाले पार्ट को जब कंसिडर करना शुरू करेंगे तो उस केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, इस चीज की हम लोग बात कर रहे होंगे, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में पेरेंट चेन में हमको ये चीज दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके आगे तक का पार्ट, क्योंकि हम लोग अनसैचुरेशन को कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर हम लोग अनसैचुरेशन को कंसिडर करते हुए काम करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग का यहाँ से कार्बन चेन शुरू होगा, और नंबरिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कर सकते हैं। 8 का कार्बन चेन है, अगर 8 का कार्बन चेन है इसका मतलब ऑक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, और उसके 7th पोजीशन पे अल्कीन है तो ऑक्ट 7 इन। और उसके अलावा फिर हम लोग सल्फोनिक एसिड सेकंड पोजीशन पर रखे हैं, तो 2 पोजीशन पे हम लोग आराम से सल्फोनिक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके 5th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, तो 5th पोजीशन पे कीटोन वाले पार्ट के लिए नाम हम लोग ऑक्सो रखा करते हैं। और 7th पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप है, तो 7th पोजीशन पे इथाइल लिख सकते हैं। और ई और ओ वाले पार्ट में पहले इथाइल आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सो वाला पार्ट आएगा। तो 7 इथाइल 5 ऑक्सो ऑक्ट 7 इन 2 सल्फोनिक एसिड, ऐसा कुछ नोमेनक्लेचर होना चाहिए था। तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग अगर कंसिडरेशन ले तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 7 इथाइल से शुरू। इसका मतलब पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन आंसर दिख रहा है। तो 7 इथाइल 5 ऑक्सो 7 इन, ठीक है, ऑक्ट 7 इन 2 सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन बी वाला पार्ट आंसर निकल के आना चाहिए था, ठीक है। और कोई डाउट F2 के अलावा? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? F4 F4 किसका डाउट है? F4 सर विवेक। विवेक। विवेक, जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। पहले तो ये यस बताओ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर OH होगा। OH फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। पक्का? पक्का? सर कीटोन कीटोन सॉरी। मतलब अल्कोहल से इतना प्यार है तुमको? नो सर। नहीं है? चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोग का ये अल्कोहल वाला पार्ट अगर कंसिडर करें, इसको वहीं पे सेव कर लेते हैं यार, कहाँ गया? चलो ध्यान दो। अगर हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट को कंसिडर करें और कीटोन वाले पार्ट को कंसिडर करें तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग का कीटोन वाला जो पार्ट है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया, अरे हाँ, अगर हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट डिसाइड हो गया तो इस केस में हम लोग आराम से फिर उसके आगे सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो हम लोग पेरेंट चेन किसको डिसाइड करेंगे? पेरेंट चेन अगर डिसाइड करना तो हम लोग क्या किया करते हैं, तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में हमेशा हम लोग एक चीज का ध्यान रखते हैं, यार माउस सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। पेरेंट चेन वाले पार्ट में हमेशा हम लोग एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कार्बन चेन में एक तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन चेन वाले पार्ट में अनसैचुरेशन तक के पार्ट को देखना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फिर जिसमें अनसैचुरेशन कवर हो। तो ये पेरेंट चेन वाले पार्ट को अंडरलाइन कर दिया हम। और अगर एक बार पेरेंट चेन को अंडरलाइन कर दिए तो उसके बाद हम लोग के पास 1 2 3 4 5 5 का कार्बन चेन है।
पहला चीज। और नंबरिंग हम लोग को कीटोन वाले साइड से ही शुरू करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस केस में सेकेंड पोजीशन पे कीटोन वाला ग्रुप है और थर्ड फोर्थ पोजीशन पे अल्कीन वाला पार्ट है। तो इस केस में हम लोग पेंट वर्ड यूज करेंगे, और उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे अल्कीन है तो पेंट 4 इन, और उसके अलावा सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो 2 ऑन। तो पेंटिनॉन होना चाहिए था, तो सॉरी पेंट 4 इन 2 ऑन, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद हम लोग के पास एक तो मिथाइल वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। तो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन पे फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट है, कि उसका मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो एक तो हम लोगों के फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल लिख सकते हैं। उसके अलावा साइड चेन में यहाँ 2 का कार्बन चेन है जिसके पहले कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो सेकेंड पोजीशन पे OH सब्स्टिट्यूएंट है, तो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे। 2 हाइड्रोक्सी और 2 का कार्बन चेन मतलब इथाइल, और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच्ड है। तो पहले M आएगा कि पहले H आएगा, तो ऑब्वियस बात है H आएगा, ये पहले जाएगा, मिथाइल वाला पार्ट बाद में आएगा। तो नाम हो जाएगा 3-2 ब्रैकेट के अंदर 2 हाइड्रोक्सी इथाइल 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑन, ऐसा नोमेनक्लेचर होना चाहिए। तो सर अगर 1 हाइड्रोक्सी होगा ना? 1 हाइड्रोक्सी, अच्छा सॉरी 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी। तो इस केस में जब ऑप्शन वाले पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों का हाइड्रोक्सी वाला पार्ट पहले आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन वाला सेकंड ऑप्शन आंसर हो सकता है और थर्ड ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता हम लोग का। तो 3 के बाद 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, सॉरी 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, जबकि थर्ड ऑप्शन में 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल दे रखा है, तो ऐसा वैसे ही गलत हो गया। उसके इसमें 3 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑन, ऑप्शन बी वाला पार्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। देखो ये वैसे बाकी लोग भी ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा सब्जेक्टिवली मत सॉल्व करना। हमेशा अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शन को ध्यान रखते हुए काम करेंगे, कि हम लोग जैसे इस पूरे कंपाउंड को जब कंसिडर कर रहे होते हैं, इसमें एनोटेशन का ऑप्शन आ नहीं रहा है, सब बड़ा दिक्कत ये है। चलो क्वेश्चन हम कॉपी कर लेते हैं पूरा। मान लो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे सामने होता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये चीज बस दिखाते हैं, क्योंकि तुम लोगों को ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखना है तुम लोगों को, क्योंकि 10th क्लास तक तुम लोगों की आदत रहती है मोस्टली ये करने की, कि मतलब हमेशा हम लोग बस केवल सब्जेक्टिव अप्रोच में काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, पूरा क्वेश्चन लिखने वाले पार्ट को भूल जाओ। मतलब लिखने आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा फास्टली कैसे अप्रोच करना है, ये चीज मालूम होना चाहिए। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन वाले पार्ट को लाते हैं, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिवली तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट, इस पूरे क्वेश्चन वाले पार्ट में हम एक चीज देखते हैं कि क्वेश्चन में करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर दिया, तो सवाल पढ़ते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अब जैसे तुम लोग का जो भी टॉपिक आएगा, शायद तुम लोग का पीरियोडिक टेबल शुरू होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग आएगा, गैस स्टेट आएगा, तो ये जो मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सब टॉपिक्स मतलब बहुत जनरलाइज टॉपिक है, इसमें लोग गलती नहीं करते, फॉर्मूला भूल सकते हैं, फैक्ट भूल सकते हैं, बट गलती नहीं करते, इसमें क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें लगता है कि बस जनरलाइज क्वेश्चन है, ऐसा ये है तो यही होगा और नहीं तो नहीं आ रहा है हमको। बट आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ये सब क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लोग गलती करते हैं। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक चीज एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, और ये हैबिट डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हैबिट अभी नहीं, पूरे 2 साल में धीरे धीरे करके डेवलप होगा, और तुम्हारे एग्जाम में भी ये चीज तुमको करना पड़ेगा। अभी एक उत्कर्ष करके एक स्टूडेंट है जो हम लोगों से पढ़ा था, फिर यहाँ से एक साल ड्रॉप किया था, पहले साल में उसका 99.14% आया था, बट एडवांस में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर ड्रॉप करके वो एक साल कोटा गया। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, अभी 2 दिन पहले हमसे मिला था, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरे साथ कि वहाँ पे क्या होता है। तो जैसे हम तुम लोग को जैसे क्लास में बोलते हैं ना कि हम लोग के टाइम पे 100 से 150 क्वेश्चन, 100 से 120 क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, वो बोलता है कि सर पर डे का 150 क्वेश्चन फिक्स है जो हम लोग को सॉल्व करना है, और वो पास आउट बैच में था, तो उसका 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लास चलता था शाम में, क्योंकि वहाँ के सर एक सब्जेक्ट में? नहीं भाई, एक सब्जेक्ट में 2 बजे से 9 बजे तक क्लास चलेगा क्या? नहीं सर, मतलब 150 क्वेश्चन।
हाँ 150 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट मिला करके, जैसे 4 क्लासेस होती थी 2 बजे से 9 बजे तक, तो 4 सब्जेक्ट मिला करके टोटल 150 क्वेश्चन होते थे। तो सोचो 150 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कर रहा है वो, पर डे पर डे पर डे, रोज ये काम करने में लगे पड़े, रोज ये काम करने में लगे पड़े। तो वो सारी चीजें शेयर किया, तुम लोग के साथ कॉन्फ्रेंस में लेंगे, वो तुम लोग को एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि तुम लोग को कैसे 2 साल पढ़ाई करना है। वो क्या गलती किया कि उसका मेंस में 99.1 परसेंटाइल होने के बाद, 99.1 परसेंटाइल होने का मतलब काफी अच्छा स्कोर है वो, बट फिर भी आपका एडवांस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या गलती किया था वो 2 साल? तो गलती में बोला कि सर हम बहुत सारे बुक्स बनाए, मतलब वो एक्चुअल में वो शायद तुम लोगों को भी बताए भी थे कि वो पेस में भी इनरोल था, फिटजी में भी इनरोल था। केमिस्ट्री पढ़ने जब हम शुरू किए थे 2016 में, तो केमिस्ट्री 11th क्लास में मेरे यहाँ पढ़ने आया था, क्योंकि उसकी दीदी भी एमबीबीएस कर रही है अभी, वो भी मेरे से पढ़ी थी पेस में। तो वो इन तीनों जगह का बुकलेट सॉल्व करता था। तो हम अपनी लाइफ में पहला स्टूडेंट देखे थे जो कुछ भी असाइनमेंट तो सब सॉल्व करता था। लेकिन वो बोला कि सर उस टाइम पे हम एक बुक पकड़ के पूरा नहीं सॉल्व किए, कुछ ये कर लिए, कुछ वो कर लिए, कुछ वो कर लिए, कुछ वो कर लिए, ये गलती किए थे हम। ये गलती हम जब कोटा गए तो नहीं किया, वहां पे जो असाइनमेंट दिया गया बस उतना ही करते रहेगा, उतने में भी फुर्सत तो मिलता नहीं है। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कि क्या वो गलती किया। जैसे पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, तुम्हारे बैच में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई सब लोग कर रहेंगे, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। 2 साल के बाद रियलाइज करते हैं हम क्या गलती की। बहुत लोगों को तो 2 साल के बाद भी नहीं पता चलता कि क्या गलती की है। तो उससे इंटरेक्शन कराएंगे, तो ये जो चीजें बोलेंगे तुम लोग क्लास में, ये लोगों को लगता है कि हम उनसे पढ़ लेंगे, हम उनसे पढ़ लेंगे, ये सब चीजें नहीं। 2 साल एक प्रोसेस है, पूरा 2 साल का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि जैसे जैसे चैप्टर चेंज होगा वैसे वैसे आपका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो पुरानी चीज़ों को कैसे याद रखें, पुरानी चीज़ों को कैसे ध्यान में रखें, उसको कैसे प्रैक्टिस करें, ये सब चीज़ें टाइम के साथ बताएंगे, और उस चीज़ को अपने हैबिट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। जैसे एक डिस्कशन हो रहा था कि जो हम लोग डीपीपी देते हैं, तो वो बोला कि सर डीपीपी तो एकदम मस्ट है, एकदम मस्ट, डीपीपी तो देना ही चाहिए। तो हम उससे एक सवाल पूछे कि अच्छा एक चीज़ बताओ, डीपीपी को छोड़ो, पर डे कितने क्वेश्चन होमवर्क देने चाहिए यहाँ के स्टूडेंट के हिसाब से? हम केवल सिंपली एक सवाल पूछे थे कि यहाँ के स्टूडेंट्स के हिसाब से कितने होमवर्क देने चाहिए। तो कैलकुलेशन किया कि सुबह इतने देर का स्कूल होता है, फिर उसके बाद इतने देर का कोचिंग होता है, तो आने जाने में, खाने में, थोड़ा बहुत सोने में इतना टाइम निकल गया, तो बहुत मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, जिस दिन स्कूल प्लस कोचिंग है, बहुत मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे का टाइम। तो हम उसको एक चीज़ बोले थे कि हमको स्ट्रेटेजी लिख के बताओ कि यहाँ के स्टूडेंट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उस स्ट्रेटेजी में वो लिखा कि नहीं, डीपीपी की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। हम तो लोगों को दिखाते हैं वो फाइल एक्चुअल में, उसमें मॉडिफिकेशन भी हम भी अपने तरफ से मॉडिफिकेशन किए है, वो खुद भी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश किया है। तो वो लिख दिया है क्लियरली कि नहीं, यहाँ के स्टूडेंट को डीपीपी वाला पार्ट हम लोग नहीं दे सकते, ऐसा लिखा है आगे कहीं पे, ये रोल ऑफ डीपीपी करके, रोल ऑफ डीपीपी वर्सेस असाइनमेंट। तो यहाँ लिख दिया है, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। यस दिख रहा सर। होगा तुम लोग, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यहाँ लिख रखा है डीपीपी शुड नॉट बी गिवन एज इट विल बी हेक्टिक फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज स्कूल प्लस कोचिंग प्लस मॉड्यूल प्लस टेस्ट एवं दिस डीपीपी वोंट बी फिजिबल। तो उसके नीचे हम कुछ पॉइंट, जैसे उसमें ये जो ब्लैक वाला जो पॉइंट है, ये खुद उसका तरफ से बनाया हुआ है कि सो टू कंपनसेट इट वी विल गिव 3 असाइनमेंट फॉर दीज 3 चैप्टर्स। मतलब हम लोग पूरे के पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को 8 फेजेस में डिवाइड करके उसको फेज बाय फेज कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो उसमें जैसे इसके आगे का भी हम लोग कुछ कुछ चीज उसमें मेंशन किए हैं, बट उसके नीचे एक और ब्लैक वाला जो पॉइंट है वो ये पढ़ो, द बेस्ट रिवीजन कैन बी डन बाय रीडूइंग व्हाट डन इन इंटायर 2 ईयर टाइम। 2 साल में जो आप करेंगे एग्जैक्टली उसी चीज को रिपीट करना होता है। लोगों को लगता है कि हम ये भी बुक बना ले, हम ये भी बुक बना ले, हम ये भी बुक बना ले, नहीं, नहीं करना होता है। ये कल हम रूम में बैठे हुए थे, अभिजीत सर क्लास ले रहे थे, तो पता नहीं किसका क्लास ले रहे थे, आर डी शर्मा आर डी शर्मा को लेकर के बात हो रहा था। नहीं करना है भाई, बहुत मोटा बुक है, बहुत मोटा बुक, और एक ही क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको वो बुक नहीं करना है। अगर आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो बुक नहीं करना है। होता है कि चलो मैथ्स हमसे नहीं हैंडल हो पा रहा, बहुत भारी लग रहा है, तो हम बोर्ड के लायक चीजें करना चाहते हैं, तो चलो हम उस इस सिचुएशन में हम आर डी शर्मा कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हैं तो कोई आर डी शर्मा नहीं, बिल्कुल भूल के ही मत करो। तो ये सब स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। लेकिन जैसे अब टाइम चेंज हो रहा है तुम लोगों का, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले टॉपिक और कंसेप्चुअल टॉपिक्स या फिर क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस वाले टॉपिक आएंगे। हड़बड़ी में काम मत करना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना,
क्वेश्चन के लिए जैसे जेई मेंस में 2 मिनट का टाइम है, जेई एडवांस में 3 मिनट का टाइम है, तो पहला काम क्वेश्चन बहुत पेशेंटली पढ़ो, बहुत पेशेंटली पढ़ो। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते तो क्या करते, तो सबसे पहला पार्ट ये देखते कि सवाल में ऐसा मेंशन किया है द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो सबसे पहले तो यहाँ करेक्ट दे रखा, क्योंकि बहुत जगह इनकरेक्ट दे रखा होता है, तो सबसे पहला काम करेक्ट वाले पार्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड ऐसा मेंशन किया तो दिमाग में आएगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का सवाल है, उसमें भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा, तो फंक्शनल ग्रुप में हम OH को अंडरलाइन करेंगे, कीटोन वाला पार्ट, तो दिख रहा है अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कीटोन वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो OH वाले पार्ट को हम हाइड्रोक्सी लिख देंगे, उसी इक्वेशन के जस्ट बगल में हाइड्रोक्सी, और कीटोन वाले पार्ट का नाम ओन होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन पे नजर डालेंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोक्सी पेंटेन है, सॉरी पेंटेन टू ओन है, दूसरे वाले केस में इन टू ओन है, उसके आगे वाले पार्ट में ओल दे रखा, तो ये थर्ड ऑप्शन, सॉरी लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल तो हो नहीं सकता, बट ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। अब पेरेंट चेन डिसाइड करना है, तो पेरेंट चेन में हम लोग का ये पार्ट तो होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब पेरेंट चेन में अल्कीन है, तो पहला ऑप्शन पेंटेन, ये भी खत्म हो गया, इन दोनों ऑप्शन पे दिमाग नहीं लगा रहे। उसके अलावा एक तो हम लोग के पास एक मिथाइल ग्रुप है, और नंबरिंग वाले पार्ट को चाहे तो अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं, नंबरिंग वाला पार्ट उतना मैटर नहीं करेगा, पहले ऑप्शंस को मैच करा के देख रहे हैं, लास्टली तो नंबरिंग करना ही है। बट एक तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और दूसरा यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, जिसमें 2 का कार्बन चेन है, मतलब इथाइल, और उसके ऊपर हाइड्रोक्सी। इसका मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया, और दूसरे वाले पार्ट में हाइड्रोक्सी इथाइल सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है 4 ऑप्शंस में, कि बहुत अच्छे ऑप्शंस बनाने का कोई स्कोप नहीं होता है। अगर हम इन केवल इस पार्ट से रिलेट करना शुरू करें, तो सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल दिख रहा, यहाँ भी मिथाइल दिख रहा, लेकिन मिथाइलीन यहाँ पे वर्ड दिखा है, मिथाइलीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट का मतलब बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो पहले इन्फॉर्मेशन से डी ऑप्शन खत्म हुआ था, फिर ए ऑप्शन खत्म हुआ, बचा क्या अपने पास ऑप्शन बी। तो हम इसको पूरा लिखेंगे नहीं, पूरा अरेंज नहीं करेंगे, ये हैबिट में डालने की कोशिश करना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मैटर करता है, सब्जेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, तरीका डेफिनेटली मालूम होना चाहिए, लेकिन तरीका मालूम करके हम टाइम क्यों नहीं बचाएंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन जब भी अप्रोच करना, और अब जो भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया केमिस्ट्री में, या फिर फिजिक्स में, तुम्हारा फिजिक्स में तो खैर यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत सारी चीजें चलती है, बट केमिस्ट्री में स्पेशली पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, गैसेस स्टेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, इन सब टॉपिक्स में तुम लोगों को ऑप्शंस को सेलेक्ट करने आना चाहिए, ऑप्शंस के हिसाब से काम करना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करना, जो भी होमवर्क देंगे, सवाल देखा और उसको ट्राई करने की कोशिश किया, नहीं बना कोई बात नहीं, आंसर पे गए, आंसर देखा, और उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे आया, ये चीज दिमाग लगाए, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में, कि अच्छा यही अगर आंसर होना है तो आंसर कैसे आएगा, ये हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, इसमें जितना हो सकता है एफर्ट लगाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बना पाए तो उससे तुम लोग का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इन सब 2-3 हैबिट्स को बिल्कुल इंप्लीमेंट करना, और क्वेश्चन में आगे से जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्टिव अप्रोच करने की ही कोशिश करेंगे। तो अगर हम फास्टली ये काम करें और दिक्कत हो, तो उस केस में फिर आराम से डाउट पूछ लिया करना, ठीक है। और कोई डाउट इसमें F4 के अलावा, बताओ भाई कोई जल्दी। और कुछ होमवर्क दिए भी थे क्या इसमें? नो सर। ओके, तो चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट तो हम लोग शुरू कर चुके थे, और उसमें चेन टर्मिनेटिंग नहीं, अभी नॉन चेन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट का डिस्कशन कर चुके थे। चलो ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं। सर एक डाउट था। बोलो। सर ये जो अल्डिहाइड का और कीटोन का सर जो सब्सिक्वेंट में सर दो ऑप्शन मतलब नाम दिया हुआ है सर, फॉर्माइल या फिर अल्डो और ऑक्टो या फिर कीटो सर। एल्डो पुराना नाम यूज किया जाता था, मतलब पुराने टाइम पे एल्डो वर्ड यूज किया जाता था, तो कहीं कहीं तुमको हो सकता है एल्डो वर्ड मिले, बट इन जनरल फॉर्माइल वर्ड यूज करना। फॉर्माइल आईयूपीएससी का करंट नोमेनक्लेचर है, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? सर तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होगा ना सर?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंजेस हो जाएंगे। अगर एल्डो यूज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ऑक्सो यूज करेंगे तो मतलब सॉरी फॉर्माइल यूज करेंगे थोड़ा पीछे चला जाएगा, इसलिए नॉर्मली फॉर्माइल ही यूज किया करना। बट एल्डो इसलिए बता दिए ताकि कहीं पे अगर एल्डो तुमको नाम मिल जाए तो कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो जैसे लास्ट क्लास में तुम लोग को एक चीज मेंशन किया था चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के फॉर्मेट में कि हम लोग वैसे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें, हाँ ठीक है, ये जो सारा का सारा पार्ट था, हम लोग वैसे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, टोटल अपने पास 12 फंक्शनल ग्रुप्स हैं नोमेनक्लेचर में, 12 में से एक एनहाइड्राइड अपने काम का नहीं था, बचे थे 11। 11 में से 5 सल्फोनिक एसिड, उसके अलावा कीटोन, अल्कोहल, थायोल और अमाइन, ये 5 फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट ऐसे थे जिसको हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग में रखते थे। बट उसके अलावा बाकी बचे 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे थे जिसको हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में रखते हैं। और इसको इस तरीके से याद रखना, चाहे तो यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे इसके साइड में, दीज आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अपने नोट्स कॉपी में ही लिख सकते हैं इस चीज को, दीज आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। और कीटोन का पार्ट एक्स्ट्रा ध्यान रखना क्योंकि कीटोन का कार्बन उस चेन का ही पार्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग कीटोन को इन केसेस में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग वैसे ग्रुप्स कंसिडर कर रहे हैं जहां कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप में आके खत्म हो जाता है, फिर कार्बन वहां पे एक्सटेंड नहीं हो पा रहा, कार्बन को रोकने के लिए फिर कार्बन के जस्ट इमीडिएट कोई दूसरा एटम आ जाता है, कार्बन एग्जैक्टली निकल के नहीं आएगा। ईस्टर में ऑक्सीजन के बाद कार्बन आता तो है लेकिन एक कार्बन तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, इससे आगे कार्बन नहीं है, भले ही उसके आगे कार्बन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, तो इसीलिए इसमें चेन कार्बन का यहीं पे टूट जाता है, उसके बाद कोई दूसरा एटम आता है, तो इस चीज को हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं। बाकी रूल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, रूल्स में कहीं कोई नया वेरिएशन नहीं है, केवल एक पॉइंट को छोड़ करके जिसमें हम लोग ये चीज कंसिडर करते हैं, पॉइंट नोट करो इस केस में। सबसे पहला पॉइंट नोट लिख करके, द कार्बन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लेना इफ मेन फंक्शनल ग्रुप, इफ मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें जो कार्बन होगा, मतलब उस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन वाला पार्ट है, पूरे चेन की बात नहीं कर रहा है, विल ऑलवेज बी कार्बन 1 ऑफ नंबरिंग तो नॉर्मली इन केसेस में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि चेन जो है पूरे कंपाउंड का, वो चेन यहीं से शुरू होगा। मतलब जब भी कभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे बहुत सारा डायलॉग हम सुनते आए हैं, अपने टाइम पे भी सुनते थे, एक अमिताभ बच्चन का कोई मूवी था दीवार, सुना है ऐसा कभी? ऐसा कोई हाँ मूवी सुना है? उसमें एक डायलॉग होता है, हम वो है जो जहाँ पे खड़े हो जाए वहीं से लकीर शुरू होती है। सर लाइन लाइन शुरू होती है कि लकीर शुरू होती है? लाइन तो नहीं सर बोलता अंग्रेज, लाइन था शायद, लाइन मीन सब लाइन में लाइन बोलता है। लिखा हुआ रहता है। नहीं, लकीर तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, इतने घटिया लोग हैं। लेकिन हमको तो ध्यान है कि लाइन तो नहीं बोल सकता है, लकीर बोला हुआ था, लकीर सर सुनने में मीन थोड़ा सब अच्छा में लगता लाइन ही लिखा हुआ रहता है तो लाइन ही होगा। है। मीम सब में लाइन लिखा रहता है क्योंकि वही बोल रहे हैं, लकीर बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, पर ठीक है, ये वो लोग होते हैं या ये फंक्शनल ग्रुप सर वैसे आता है। क्या है। चलो जो कुछ भी है, लकीर है लाइन है हमको नहीं मालूम, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जहां से लकीर शुरू होता है या फिर जहां से अपना पेरेंट चेन का लाइन शुरू होता है, तो वहीं से चेन शुरू होगा, इसीलिए हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं। तो इस चीज में चीजें बहुत आसान है, चेन सिलेक्ट करते वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो देखना ही होता है, और उसमें भी लेकिन एक चीज है कि अगर केवल एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हुआ, मेन वाला पार्ट केवल एक रहा तो उसका रूल अलग है, अगर 2 रहा तो उसका रूल अलग है, अगर 3 रहा तो उसका रूल अलग है।
तो इसलिए इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होगा जब हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंसिडर करना शुरू करेंगे, कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो चेन वहीं से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, तो जिधर अनसैचुरेशन वाला पार्ट पहले होता है। अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दो जगह सेम है तो फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस पार्ट के फॉर्मेट में काम कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजें सेम है। केवल ये एक रूल का मॉडिफिकेशन है जो हम लोग को इसमें ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो इसमें ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम, चलो नोट करो इसके आगे। जैसे एग्जाम्पल वाले पार्ट पे आते हैं, इसमें एग्जाम्पल एक बार याद रहेगा तो जिंदगी भर याद रहेगा ही रहेगा। मान लो जैसे ये कंपाउंड दे रखा, बड़ा सिंपल सा केस लेके चलता है। तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोगों के पास एक ही कार्बन चेन है, तो अगर एक ही कार्बन चेन है तब तो यहाँ से लेकर के कार्बन 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 का कार्बन चेन है, उसको अंडरलाइन कर लिया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट अपना फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड के केस में चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बन का नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोल सकते हैं। वहाँ वैसे एक चीज है, फंक्शनल ग्रुप का जब नाम लिखेंगे तो अब पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड या इज नॉट रिटन along with secondary suffix. Position is not written along with secondary suffix. जो हम लोग का सेकेंडरी सफिक्स है उसके साथ पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कार्बन नंबर 1 है, बाय डिफॉल्ट हमेशा कार्बन नंबर 1 है, तो इसलिए वहां पे हम लोग पोजीशन को लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके बिना हम लोग का काम चल रहा होगा। तो 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स हो जाएगा, और अगर अल्केन है तो हेक्सेन वाले पार्ट का एन होना चाहिए, और अगर अल्केन का ई होता तो ई वाले पार्ट को हम लोग हटा सकते हैं, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो हम लोग उसमें जो प्रीफिक्स सॉरी सेकेंडरी सफिक्स होता है वो अल के बराबर रखते हैं, तो टोटल नाम हेक्सेनल आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल नोट करते जाओ, अगले वाले एग्जांपल्स पे जाएंगे। और शायद मेरे हिसाब से लगता है कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिंदगी का सबसे आसान चीज है नोमेनक्लेचर में। सुनने में लगता है फंक्शनल ग्रुप भारी, बट नॉन चेन टर्मिनेटिंग थोड़ा भारी भी है, ये पार्ट बहुत आसान है। साइक्लिक कंपाउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा उसमें ध्यान रखना होता है रूल्स का हम लोगों को। चलो सेकंड वाले केस पे ध्यान देते हैं। सेकंड वाले केस में अपने पास दो फंक्शनल ग्रुप है, OH और दूसरा COH। अगर OH और COH दे रखा है तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग नीचे वाले पार्ट को मानेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन गया। एक बार ऊपर वाला सब पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो हम लोग को उसके फंक्शनल ग्रुप वाले प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। तो पेरेंट चेन जब डिसाइड करेंगे तो यहाँ से ऊपर तक तो गए, यहाँ लेफ्ट साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया, ये पार्ट सब्स्टिट्यूएंट रह गया। हम लोग एक अल्कीन वाले पार्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो ये अपना पेरेंट चेन निकल के आएगा। और पेरेंट चेन में बाय डिफॉल्ट फिक्स है, नंबरिंग वाला पार्ट यहीं से शुरू होना ही होना है, तो इसका मतलब 4 का कार्बन चेन है, 4 के कार्बन चेन के लिए ब्यूट, और क्योंकि अल्कीन है थर्ड पोजीशन पे तो ब्यूट 3 इन, और इसके बाद हम लोग ओइक एसिड वर्ड लगा सकते हैं, पोजीशन देने की जरूरत है नहीं अपने को। और सेकेंड पोजीशन पे ये पूरा का पूरा ग्रुप हम लोग का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 1 2 3, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे हम लोग हाइड्रोक्सी लगा सकते हैं, और कार्बन चेन वाला पार्ट 4 का है, इसका मतलब ब्यूटाइल। तो नोमेनक्लेचर में इसको ब्रैकेट में रखेंगे और सेकंड पोजीशन पे इसको डालेंगे, तो 2 के बाद 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल और ब्यूट 3 इनोइक एसिड कंप्लीट नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। किसी को डाउट होगा पूछते जाना, और डाउट नहीं है तो अगले सारे क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करते जाना है, और जिससे पूछेंगे वही जवाब देते जाएगा। सुहानी समझ में आ रहा है? नहीं सर, हम लास्ट क्लास नहीं किए थे। अरे लास्ट क्लास जब नहीं की थी तो यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं देख लेती है, बताओ। सर हमको समझ ही नहीं आता उसमें कौन कौन सा रहता है, बहुत सारा अलग अलग बैच का रहता है। अरे तो पूछ लो, और अलग अलग बैच का नहीं रहता है, तुम्हारा जो 11th EA बैच है ना, उस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, तुमको हमेशा उसी उसमें देखना। जब YouTube में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, ये प्लेलिस्ट में गए तो उस प्लेलिस्ट में तुमको 11th इंजीनियरिंग का बैच मिलेगा, तुमको 12th इंजीनियरिंग का बैच मिलेगा, अलग अलग बैचेस है,
तो उस बैच में जब गए तो वहां से फिर आराम से ये क्या बोलते हैं, अपने 11 में जो भी लेक्चर्स तुम्हारे अपडेट हो रखे हैं उन सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और नहीं तो सीधा फोन में यूज करती है ना भाई। एक मिनट, जैसे अगर फ़ोन में गए तो फ़ोन में जाने के बाद चैनल में जाना होगा, है ना। तो सब्सक्रिप्शन में जैसे मान लो मेरे फ़ोन में स्मार्ट प्रो एकेडमी दिख रहा, तो जब उसमें गए तो एक लाइन से तो सारा वीडियो हम लोग अपलोड करते ही चले जा रहे हैं, एक लाइन से ही सारा वीडियो अपलोड करते चले जा रहे हैं। तो तुमको दिख ही जाएगा जो रिसेंट एकदम बिल्कुल वीडियो है, उसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। और नहीं तो तुम चैनल के व्यू में जाओ, उसमें दो तीन ऑप्शन होता है, होम होता है, वीडियो होता है, प्लेलिस्ट होता है। तो वीडियो वाले पार्ट में चले जाओ, नहीं तो प्लेलिस्ट वाले पार्ट में चले जाओ, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ऐसे करिए भाई, ऐसे नालायकी वाला काम करेंगे। इंजीनियरिंग का तैयारी कर रही है तुम, और तुमको जुगाड़ करना नहीं आता, बताओ। तो आज तुमको समझ तो आएगा नहीं ज्यादा कुछ, बस चलो ठीक है, सुन लो कि क्या बोल रहे हैं हम, इस चीज को सुनने की कोशिश करो, और अपने आप धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्लास बिल्कुल स्किप मत किया करो, कुछ भी हो जाए। और अगर किसी को कोई दिक्कत होता है कि सर वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो बता दिया करना, उसका लिंक हम लोग भेज दिया करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। सर वो क्या लिखे B6 4 नंबर में। बी आर क्वेश्चन सारे नोट करते जाओ, और उसके बाद एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना। तो लास्ट वाला नंबर 6 ना होगा? सर 1 सेकंड के लिए हल्का सा ऊपर कीजिए। 1 सेकेंड के लिए हल्का सा ऊपर कर देंगे तो क्या तुम्हारा हो जाएगा उसमें? सर कुछ एक वर्ड छूट रहा था, बस वही लिखना था।
चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले, इसके बाद फिर हम अगले वाले रूल में जाएंगे। इनफैक्ट अगले वाले रूल से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उस चीज का डिस्कशन करना है हम लोगों को आज। झारखंड में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया ना? बताओ भाई कोई। सर हम लोग का बगल कॉलोनी में ही एक ही घर में 3 लोग को कोरोना हुई है। होगा होगा, तो टेंशन मतलब सबके घर में होगा। हमको नॉर्मल फील होता है, बाहर जाते तो हम नॉर्मल टाइप का फील करते हैं कि होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है, कल होना हो आज ही हो जाए। आज होगा तो शायद बच जाएंगे, कल होगा तो पता नहीं क्या होगा। आज अस्पताल में बिस्तर भी मिल जाएगा, बाद में सब वही होगा तो आज हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक छोटा सा पोस्ट शेयर किया है कि पटना में बेड भी नहीं मिल रहा है लोगों को। एक कोई किसी गार्जियन थे, मतलब वही पोस्ट लिखा है पूरा कि डॉक्टर दे मतलब हॉस्पिटल इलाज ही नहीं कर रहा है पटना में। और स्टेटस डाले तो 2 स्टूडेंट का मैसेज आया अभी तक मेरे पास। मेरे दोस्त के पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उनका टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, कोविड का टेस्ट ही नहीं हो रहा। बिहार में तो हालत और ख़राब है। बिहार में होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, ज़रूरी है। बिहार में थोड़ा रिवॉल्यूशन ज़रूरी है। लोगों को डेवलपमेंट से मतलब नहीं था, लोगों को बहुत तरह की चीज़ों से मतलब था। कास्ट है, रिलीजन है, इन सब चीज़ों से अगर ज़्यादा मतलब होगा तो डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा ना। उस चीज़ का नुकसान झेल रहे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में जैसे सबसे पहला काम है कि हम लोग को ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो SO3H एक फंक्शनल ग्रुप है और CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, और एक प्रायोरिटी टेबल होता है, उस प्रायोरिटी टेबल को थोड़ा याद रखना होता है। तो इस केस में SO3H मेन फंक्शनल ग्रुप निकल के आएगा, और CHO वाला पार्ट अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब आराम से सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस पूरे कंपाउंड में SO3H वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप है, CHO वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो SO3H नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। मतलब इस केस में हम लोगों का नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं होगा, फिर एक नॉर्मल पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल पेरेंट चेन वाले पार्ट में कार्बन नंबर 1 उस साइड से शुरू करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल रहा हो। तो इस केस में कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। फिर इस पर CHO है, CHO का नाम फॉर्माइल होता है, सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल होता है। ऐसे एल्डिहाइड में अल बोलते हैं, बट अगर ये सब्स्टिट्यूएंट रहा तो फॉर्माइल। तो 5 पे फॉर्माइल, 7 का कार्बन चेन है तो हेप्टेन, सेकंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड तो 2 सल्फोनिक एसिड बोला जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में अमलदीप बताओ क्या आंसर होगा। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में। एक मिनट बता रहा हूँ।
बता भाई जल्दी। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 5 6 3 क्लोरो 5 6 डाई हाइड्रोक्सी 5,6 डाइहाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मिथाइल मिथाइल। हाँ ओके, सर 2 मिथाइल हेप 6 इन 1 एमाइड हेप्ट 6 इन और 1 एमाइड एक सेकेंड 6 इन 1 1 एमाइड नहीं, अमाइड के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो सीधा वहां पे अमाइड लिखेंगे, वहां पे पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है। ओके चलो भाई ध्यान दो, सबसे पहला काम फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, तो OH फंक्शनल ग्रुप है, OH वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में CONH2 फंक्शनल ग्रुप है, और ये अमाइड वाला पार्ट प्रायोरिटी में ऊपर आता है, तो अमाइड वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, Cl वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट तो ऐसे भी है, ब्रोमीन वाला पार्ट भी सब्स्टिट्यूएंट है, और अमाइड वाला पार्ट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बन का नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे या फिर कार्बन चेन यहीं से शुरू करेंगे। तो चेन इस कार्बन से शुरू हुआ और उसके बाद अगर राइट साइड में जाते हैं तो एक कार्बन आएगा, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो अनसैचुरेशन आएगा, तो यहाँ से लेके हम लोग इस अनसैचुरेशन तक आराम से जा सकते हैं। नंबरिंग यहीं से शुरू होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 का कार्बन चेन, तो हेप्ट 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड था तो इसलिए आराम से 6 पे इन डाल सकते हैं, और क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो पोजीशन डालने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा हम लोग इन के साथ अमाइड लिख के इन अमाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट में OH वाला पार्ट 5 6 पोजीशन पे है तो 5,6 डाइहाइड्रोक्सी, उसके अलावा 4th पोजीशन पे क्लोरीन है, 4th पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 4th पोजीशन पे है ना भाई, ये तो 3rd नहीं होगा, 4th पोजीशन पे ब्रोमीन है, 4th पोजीशन पे क्लोरीन है, तो इस केस में 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 5,6 डाइहाइड्रोक्सी ऐसा मेंशन कर सकते हैं, और सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है तो 2 पे मिथाइल भी है। अल्फाबेटिकली पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर H आएगा, तब M। डाइहाइड्रोक्सी के D वाले पार्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, H वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है आराम से। सर वो बॉन्ड में इधर उधर हो गया था, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, चलेगा उतना। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में किससे पूछा जाए? दिव्यांशु, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बताओ भी दिव्यांशु। आवाज नहीं आ रहा दिव्यांशु तेरा। अभी भी नहीं आ रहा है। अमन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होगा? अमन, देव, सर 2 prop 2 इनाइल एक सेकंड, 2 prop 2 इनाइल 2 इनाइल 2 2 prop, prop 2 इनाइल ठीक है, 5 अमाइनो 5 अमीनो हेक्सेन 3 ओन। हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन, नहीं सर, हेक्स 1 in 3 ओन। हेक्स 1 in 3 ओन, ऐसा? यस सर। पहले ये बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा? सर वो 2 ठो जो उधर से निकला है ऊपर से। ये कौन सा? नहीं हाँ? सर, उधर जाएंगे, उधर उस साइड। ऐसा? हाँ सर। मतलब ये पेरेंट चेन होगा, या फिर हम मार्किंग कर देते हैं, ये पेरेंट चेन हो सकता है, या फिर ये पेरेंट चेन हो सकता है सेकंड वाला पार्ट, या फिर 3rd नंबर पेरेंट चेन हो सकता है। कौन सा पेरेंट चेन होगा? सर 1 नंबर। 1 नंबर, क्यों? सर क्योंकि केटोन को सबसे कम नंबर 1 से मिल रहा है।
कीटोन को सबसे कम नंबर 1 से मिल रहा है, तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में इससे क्या मतलब है? सर फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हैं ना। अरे तो नंबरिंग में देते हैं ना, पेरेंट चेन में से सिलेक्ट करते हैं क्या? अच्छा। संचिता 1 2 3 में पेरेंट चेन कौन सा होगा? सर 2। क्यों? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन और मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन तो हम लोग के पास कार्बन चेन 3 में है। कार्बन चेन 3 वाले पार्ट में ना मैक्सिमम अनसैचुरेशन है। यस सर। तो रवि यस सर। कौन सा सर चेन? इसमें सर 2 होना चाहिए। क्यों? सर इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है, हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, सैचुरेशन भी है, और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल भी है सर। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल से मतलब नहीं होगा ना अपने को। सबसे पहला काम, जिस चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप है वो तो कवर होना ही होना है, वो एनी हाउ कवर होना है। तो जो चेन नंबर 1 है या 2 है 3 है, इससे मतलब नहीं होगा। सबसे पहला पार्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में एक तो कीटोन है और दूसरा अमाइन है, और कीटोन वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो अमाइन वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं। तो जिस फंक्शनल ग्रुप में, सॉरी जिस कार्बन चेन में ये कीटोन वाला पार्ट होगा, इसको तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल फिक्स है। तो इसका मतलब एक चीज फिक्स है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। अब उसके बाद 2-3 ऑप्शन है, सॉरी 2 ऑप्शन है, इधर सामने चले गए या फिर नीचे की तरफ से आगे बढ़ गए। अगर हम लोग सामने जाएंगे तो सामने जाने पे एक अनसैचुरेशन कवर हो रहा, लेकिन यहाँ से नीचे जाने पे भी एक अनसैचुरेशन कवर हो रहा। तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन चेन नंबर 1 में भी एक है, चेन नंबर 2 में भी एक है। तब क्या करें, तो नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे जाएंगे। तो 2 नंबर वाले पार्ट में जाने पे 3 कार्बन आ रहा है, जबकि 1 नंबर वाले पार्ट में एक ही कार्बन आ रहा है। तो ये पेरेंट चेन नहीं हो सकता। फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं आराम से। तो टोटल ये अपना पेरेंट चेन निकल के आएगा। पहले मेन फंक्शनल ग्रुप के नंबर्स को देखो, फिर उसके बाद ये देखो कि हम लोग के पेरेंट चेन में मैक्सिमम अनसैचुरेशन कहाँ है, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट पे जाएंगे। हमेशा चेन सेलेक्ट करते वक्त मोर नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन कवर करना होता है। तो पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास पहले तो ये पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। उसके बाद जब हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो लेफ्ट साइड से करने पे 4th पोजीशन पे अल्कीन ये कीटोन वाला पार्ट आता, राइट साइड से जाने पे 5th पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब राइट साइड वाला नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे, इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो 4th के बाद यहाँ 5th वाला कार्बन 6 7 8, टोटल 8 का कार्बन चेन है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 8 का कार्बन चेन मतलब ऑक्ट। ऑक्ट के 7 पोजीशन पे अल्कीन वाला पार्ट है, तो इसलिए ऑक्ट पे 7 पे ईन डालेंगे। और कीटोन वाले पार्ट को हम लोग ओन बोल सकते हैं, और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब 4 के साथ ओन लिख सकते हैं। और ये तो पूरा पेरेंट चेन का नाम हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम लोग के सेकंड पोजीशन पे NH2 है, तो सेकंड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग NH2 का टर्म अमाइनो आराम से यूज कर सकते हैं। और 5th पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। लास्ट क्लास में बताया था, इसको मिथाइलिन से रिप्रेजेंट किया करते हैं हम लोग। इन जनरल अल्काइलिडीन वर्ड होता है, लेकिन अगर CH2 होता है तब उस केस में हम लोग मिथाइलिन वर्ड यूज करके काम करते हैं। तो अमाइनो का A हो गया, मिथाइलिन वाले पार्ट का M हो गया। पहले अमाइनो आएगा, फिर उसके बाद मिथाइलिन आएगा। तो 2 अमाइनो 5 मिथाइलिन ऑक्ट 7 इन 4 ओन, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। हाँ भाई, समझ में आया प्रियांशु? यस सर। यस सर। ऐसे जवाब देगा अमलदीप, सॉरी दिव्यांशु, तो जवाब उसका तो जवाब ही नहीं आया। देव का भी आंसर पता नहीं क्या आया। कौन सा रूल फॉलो कर लिया भाई देव? और रवि भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल अप्लाई करने लग गया। नालायक लोग, इतना मार मारेंगे ना तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखो। सिक्स के लिए तुम लोग कॉपी पलट के देखना पड़ेगा इन सारे ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है। फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट 1
2 3 4 5 5 फंक्शनल ग्रुप है, पांचों ही फंक्शनल ग्रुप है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा केवल उसको फंक्शनल ग्रुप लेंगे, बाकी सारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इस केस में विवेक बताओ भाई, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा? सर COOH ये मेन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल एसिड ग्रुप है, फर्स्ट। ठीक है। तो पेरेंट चेन कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग? सर लेफ्ट से यहाँ राइट से तक OH तक। यहाँ तक? यस सर। पक्का? यस सर। सोच समझ के जवाब दो। COH वाला पार्ट कैसा फंक्शनल ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग या नॉन चेन टर्मिनेटिंग? सर चेन टर्मिनेटिंग। तो कॉपी मत देखा करना, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है कि नहीं ये देख लिया करना। तो COH में कार्बन है, इसका मतलब यस सर। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में जो चेन है वो तो कार्बन से शुरू करते हैं हम लोग, तो लेफ्ट यस से सर। राइट कैसे चले जाएंगे? तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो आइदर अब यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं या फिर राइट जाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, जबकि राइट जाने पे हम लोगों को लंबा कार्बन चेन मिल रहा। तो ये अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। समझ आया? यस सर। चलो नोमेनक्लेचर बता। चलो नोमेनक्लेचर हम किसी और से पूछते हैं। और कौन है? सुदीप बताओ भाई, नोमेनक्लेचर क्या होगा? सर 5 कार्बोनिल। एक मिनट, 5 पोजीशन पे कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बोनिल या कार्बामोइल? यस सर, कार्बामोइल। कार्बामोइल, ठीक है। 4 फॉर्माइल। 4 फॉर्माइल। 6 हेलो कार्बोनाइल। 6 हेलो कार्ब, तो हेलो में हेलोजन का नाम डालना होता है सर, क्लोरीन है तो हेलो नहीं बोलेंगे। यस सर, क्लोरो कार्बोनाइल। 6 पे क्लोरो कार्बोनिल। 7 हाइड्रोक्सी। 7 पे हाइड्रोक्सी। 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। मिथाइल। हेप्टेनोइक एसिड। एक सेकंड रुक जा। टू मिथाइल और हेप्टेनोइक एसिड। यस। तो एक चीज बताओ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है क्या? नो सर। तो नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंसर बताएगा ना जी। हाँ। गजब नालायक है। क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले? सर सबसे पहले होगा 5 कार्बामोइल। ठीक है, इसका C अल्फाबेटिकली पहले आएगा, फिर उसके बाद उसके बाद 6 क्लोरो कार्बोनाइल। ठीक है। 4 फॉर्माइल। 4 फॉर्माइल। 7 हाइड्रोक्साइल। 7 हाइड्रोक्सिल। सर हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रोक्सी होता है। हाइड्रोक्सी। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद 2 मिथाइल। ओके, फिर हेप्टेनोइक एसिड बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेनोइक एसिड। किसी को अगर डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर 6 एसाइल क्लोराइड नहीं बोलेंगे? 6 वाले पार्ट में असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड वाला पार्ट जो है वो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज करना होगा। तो लास्ट क्लास में शायद लिस्ट में लिखा है ना सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, या उससे पहले ही क्लास में? हाँ सर। तो फंक्शनल ग्रुप के साइड में देखो सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है उसका, उस चीज को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। सर और कार्बन असाइल नंबर सर हाँ कार्बन नंबर 6 से हम लोग ऊपर क्यों नहीं जा सकते हैं? ऊपर क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो इसलिए ऊपर नहीं जा रहा है। ऑल्दो जा सकते हैं, लिखने का एक तरीका होता है। वैसे असाइल हलाइड में नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब हम लोग ईस्टर यूज करते हैं, जैसे मान लो इसी में ऐसा होता, यहाँ पे CHO होता और यहाँ OH होता, तो यहाँ से लिखने का एक ये भी तरीका होता है कि यहाँ से जो हम लोग कार्बन चेन में आगे जाते उसकी जगह ऊपर भी जा सकते थे। और जब ऊपर जाते तब उस केस में हम लोग को एक चीज देखना होता कि अगर इस कार्बन को हम लोग इस कार्बन चेन का पार्ट मान रहे हैं तो फिर हम लोग इसको कीटोन के जैसा बोलेंगे, इसको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे। एल्डिहाइड का मतलब है कि पूरा का पूरा कार्बन इंक्लूड करते हुए फंक्शनल ग्रुप। बट अगर हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट को यहाँ तक लेके चले गए
तो कार्बन को तो पेरेंट चेन में काउंट कर लिया। ऐसा कब करते हैं? जब ये कीटोन होता है, तो फिर इसको हम लोग कीटोन के जैसा ऑक्सो लिखते हुए काम करेंगे। इस तरह का नोमेनक्लेचर भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे लास्ट में, कुछ यूनिक टाइप के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ से ऊपर गए तो एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट होगा। यहाँ से नीचे गए तो उस केस में ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों में अगर दो दो सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन से चेन में जाए? तो उसके लिए फिर हम लोग उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना चाहेंगे, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगा। इसीलिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर दे रखा तो उससे कार्बन को नॉर्मली इंक्लूड नहीं करते हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट में। कर सकते हैं बट करते नहीं है, ठीक है। ईस्टर सर वाले एक बार पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में जैसे अपने पास 5 फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। इन 5 में COH वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो बाकी सारे के सारे पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन गए। तो अगर एक बार सब्स्टिट्यूएंट बन गए तो उनसे कोई मतलब नहीं होगा हम लोग को। वो सब्स्टिट्यूएंट जैसे अल्कीन में नोमेनक्लेचर करते थे वैसे यूज करना है। और हम लोगों का मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो इस केस में हम लोग अपना पेरेंट चेन वाला पार्ट यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ से जब हम लोग आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड जब में जाने पे कार्बन चेन मिल रहा जिसमें एक कार्बन है, जबकि राइट साइड में जाने पे हम लोग को 7 कार्बन का चेन मिल रहा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि कोई अनसैचुरेशन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कवर हो चुका, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद अनसैचुरेशन फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऐसा देखते हैं हम लोग। तो इस केस में ये पेरेंट चेन बन गया टोटल 7 कार्बन का। तो 7 कार्बन का पेरेंट चेन मतलब हेप्टेनोइक एसिड, मतलब 7 कार्बन का पेरेंट चेन हेप्टेन, मतलब हेप्ट है उसमें अल्केन तो हेप्टेन। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नोमेनक्लेचर में हम लोग ओइक एसिड सफिक्स लगाते हैं, तो नोमेनक्लेचर हम लोग का हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। बाकी CHO एल्डिहाइड तो होता है बट यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल। CONH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है बट यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है और उसका सब्स्टिट्यूएंट होता है कार्बोमाइल। कार्बामाइल करके ऐसा नाम डालते हैं। OH वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप की जगह सब्स्टिट्यूएंट है, नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। COCl वाले पार्ट को हम लोग इन जनरल क्लोरो कार्बोनिल से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप था तो इस केस में मिथाइल वाला पार्ट। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल हो गया, 7th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हो गया, COCl क्लोरोकार्बोनिल 6th पोजीशन पे हो गया, 4th पोजीशन पे फॉर्माइल हो गया और 5th पोजीशन पे CONH2 कार्बामाइल हो गया। सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आराम से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में किससे पूछा जाए भाई? रवि बताओ क्या आंसर होना चाहिए? So 3 but 1 इनाइल, एक 6 mercapto, 3 ब्यूट 1 इनाइल, 1 इनाइल, 4 हाइड्रोक्सी। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, हाँ सर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक, 6 mercapto, 6 मरकैप्टो, octa, ऑक्टा, 157 triene, 157 triene cyanide। ट्राइन साइनाइड। अच्छा ठीक है, उसमें नाम साइनो वाला यूज करें, चलो ठीक है। इसमें जैसे नाम में हम लोग साइनाइड भी वर्ड यूज कर सकते हैं बट नाइट्राइल भी वर्ड यूज किया जाता है। इन जनरल नाइट्राइल यूज किया करना, साइनाइड वाला पार्ट यूज मत करना। तो ट्राइइन नाइट्राइल वर्ड यूज कर लेंगे हम लोग, साइनाइड हम नीचे लिख देते हैं, ट्राइन नाइट्राइल और इसके नीचे हम साइनाइड यूज कर लेते हैं, ठीक है। देख के तो ठीक लग रहा है। पेरेंट चेन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में CN है, OH है और CHO है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट CN होगा, मतलब ये सबसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो पेरेंट चेन में ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट, और ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन चेन यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ से हम लोग आराम से कार्बन चेन में इधर से अगर नीचे जाते हैं तो एक अनसैचुरेशन आएगा, जबकि सामने जाने पे 2 अनसैचुरेशन आ रहा, तो ये अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग का तो सोचना ही नहीं है, नंबरिंग यहीं से शुरू कर सकते हैं, ये अपना नोमेनक्लेचर में। तो इसमें 9 कार्बन दिख रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन दिख रहा है भाई इसमें तो। रवि चलो, तो जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहले पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो पेरेंट चेन के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का 9 का कार्बन चेन है, मतलब नॉन। उसके बाद
डबल बॉन्ड वाला पार्ट 3 दे रखा है यहाँ पे, तो जब भी डाइन ट्राइन वर्ड यूज करते हैं तब उस केस में हम लोग यहाँ पे ए लगा दिया करते हैं। उसके आगे जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो उस केस में 3 हम लोगों के पास डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे, उसके अलावा 6 पोजीशन पे, उसके अलावा 8 पोजीशन पे। तो सेकंड, 6 और 8 इन पोजीशन पे हम लोग के पास 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राई इन, और उसके अलावा यहाँ पे सी एन वाला पार्ट है, तो इसके साथ साथ हम लोग आराम से नाइट्राइल वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्राइन नाइट्राइल। और इसके स्ट्रक्चर वाले पार्ट में नाइट्राइल वर्ड यूज करो इसके, या फिर इसके जगह साइनाइड वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाल सकते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी दिख रहा है हमको, उसके अलावा 7th पोजीशन पे CHO वाला पार्ट, इसका मतलब फॉर्माइल दिख रहा। उसके अलावा 4th पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें हम लोगों के पास एक अनसैचुरेशन दे रखा है। तो 4th पोजीशन वाले पार्ट पे एक अल्कीन है और कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड दे रखा है। तो ब्यूट 1 और अल्कीन के नोमेनक्लेचर में हम लोग इनाइल वर्ड यूज करते हैं, अल्कीनाइल। तो इसके इसमें ब्यूट 1 इनाइल, जिसमें अल्फाबेटिकली सबसे पहले हम लोग का ब्यूट वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बाद फॉर्माइल वाला पार्ट का F आएगा, फिर हाइड्रोक्सी वाले पार्ट का H आएगा। तो इस केस में 4 के साथ ब्यूट 1 इनाइल, फिर उसके बाद 7 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी, नोना 2,6,8 ट्राई इन नाइट्राइल, आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। और रवि तेरा आंसर गलत है इसमें, उस कार्बन को काउंट नहीं किया था क्या, कार्बन नाइट्राइल का, मतलब CN के कार्बन को काउंट नहीं किया था क्या? यस सर। हाँ ठीक है, ध्यान रखा करना, बाकी लोग भी ध्यान दो। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में उस कार्बन को ध्यान रखते हुए काम करते हैं, वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है? वो पहला दिन है, उसमें गलती होगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक में मेरे हिसाब से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट नहीं है तो आज तुम लोगों को मेरे हिसाब से ज़्यादा होमवर्क मिल जाएगा। 1 मिनट यार, हम रोज सोच रहे हैं तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट पढ़ाएं, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है बट हम बता नहीं पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वर्कशीट में सॉरी DPP वाला पार्ट ऑर्गेनिक का और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। बुकलेट में हम लोग सेक्शन F में तो क्वेश्चन दे ही चुके थे, उसके बाद सेक्शन G वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 मतलब G1, बुकलेट का ये सवाल, G1, G2, G3, H4, सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क दे चुके हैं तुम लोगों को? सर एक भी नहीं। एक भी नहीं दिया है? नहीं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क तो दिए थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 में A, B और D पार्ट, उसमें C पार्ट नहीं करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 12 में A, B, D ये 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का केवल पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट केवल।
ठीक है, ये तो तुम्हारे बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम लोगों को, और उसके बाद फिर वर्कशीट वाले पार्ट पे आते हैं। वर्कशीट वाले पार्ट में कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, चलो ठीक है, एक तो ये हो गया COH। वर्कशीट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। उसके बाद 7, 8, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 14, और जो होमवर्क देंगे उसी को ट्राई करना, बाकी को अभी ट्राई मत करना, क्योंकि रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर जैसे लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था शायद इसी टाइप का, 3 OH ग्रुप थे, उसका रूल सिंपल है, बट अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 3 दे दिया तो इसका रूल थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए इस चीज को अभी ट्राई मत करना। क्वेश्चन नंबर 16, 19, 20, ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करना वर्कशीट वाले पार्ट में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। नेक्स्ट क्लास में हमको थोड़ा ध्यान दिलाना, शुरुआत में एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लोग को डिस्कस करना है। हम लिख भी लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। बहुत ही एक छोटा सा कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन से एसोसिएटेड। इस एक चीज़ का हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान दिलाना, और इसके डिस्कशन के बाद फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड के बाद एरोमेटिक कंपाउंड, और फंक्शनल ग्रुप में कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो केसेस हैं उन सब चीज़ का नोमेनक्लेचर आराम से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 लेक्चर में नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बता दीजिए ना। चलो ठीक है, बाकी लोग अगर डाउट नहीं है तो बाकी लोग जा सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो हम लोग ऐसा नोमेनक्लेचर, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, फिर से। जैसे सबसे पहला काम सुहानी ये करना है कि पूरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है ये चीज डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर क्लास की थी कि नहीं की थी? सर नहीं किए थे। यार तो तुमको उसमें भी दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है, एक काम करो, तुम लेक्चर देख लो और तुम हमसे अलग से डाउट क्लास ले लेना, ठीक है, ये दोनों टॉपिक ठीक का है सर। यस ज़्यादा सर। बेटर होगा। लेकिन लेक्चर जब छूटता है तो देख लिया करो, और अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो। तुम तो 9th क्लास से यार यहाँ पे, तुमको तो मालूम होना चाहिए, ये कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं आराम से, यस सर। ठीक है। और क्लास क्यों छोड़ी थी? सर वो मेरा ऑडियो पता नहीं सुनाई नहीं दे रहा था हमको, इसलिए। ऑडियो में दिक्कत है, कान में दिक्कत? नहीं, नहीं सर, सुनाई नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, ठीक है, तो हम तुमको लेक्चर भिजवा देंगे, और नहीं तो लेक्चर एक बार खुद से सर्च करके देखो, ठीक है। वीडियो में जाओ, उसमें देखो कौन सा लेक्चर, नहीं तो प्लेलिस्ट में जा करके अपने बैच का नाम ढूंढो और उसमें तुम्हारा लेक्चर एक ऑर्डर में अरेंज किया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग उसको टॉपिक वाइज अरेंज भी करने वाले हैं, मतलब उसमें है ना कि एक क्लास 11th का टॉपिक ये सब है केमिस्ट्री का, उसके हिसाब से उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज अरेंज करने वाले हैं, और चैप्टर वाइज अरेंज करने वाले। तुमको वैसे भी वो लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी एक यस बार सर। खुद से सर्च करके देखो, अगर नहीं मिलता तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। और यस हम सर। क्लास तुम्हारा अलग से लगा देंगे। यस सर। चलो ठीक है, ओके।